Let us revise very important topic photoelectric effect quickly, and we will revise it in two parts. In first part we will focus on the topics of theory, and in second video we will discuss important numericals of this topic. Photoelectric effect is phenomena in which light, when incidents over a metal surface, emits electrons from it. So photo means light and electric means electron, emission of electron when light incidents on a metal surface. So phenomena in which emission of electrons takes place when light of sufficient frequency incidents on a metal surface, we call it photoelectric effect. Here we will highlight sufficient frequency because it is going to be an important definition. Now let us see what happens in the experimental arrangement of photoelectric effect. Observe the arrangement. मेटल प्लेट और दूसरी मेटल प्लेट, ये दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड हैं और एक एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है. ये मेटल प्लेट जो कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कैथोड, एंड अनदर मेटल प्लेट विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज कॉल्ड एनोड. या ध्यान से देखो, ये जो बैटरी है इट इज वेरिएबल पोटेंशियल बैटरी एंड यू कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कैथोड एंड एनोड. अभी क्या होता है, लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पर हमें यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा. तो लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी व्हेन इंसिडेंस ऑन द कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एमिट होने लगते हैं. अब हम एनोड को अगर पॉजिटिव चार्ज दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस पार्ट से इस पार्ट तक मूव करके सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं. और इसका असर ये होता है कि एमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है हमको, यानी करंट इस सर्किट में फ्लो करने लगती है. तो ये जो ब्रेक है सर्किट का, इस खाली हिस्से में ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करके सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए जो करंट फ्लो कर रही है उसको हम बोलेंगे फोटो करंट. और इस एनोड के पोटेंशियल को चेंज करके हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पर, एमिशन पर, यानी करंट पर क्या फर्क पड़ता है फोटो करंट पर एनोड का वोल्टेज वेरी करने से. इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेरी करे तो फोटो करंट पर क्या असर पड़ता है. तो जो दो मेन क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे जाते हैं वो रिलेटेड है एनोड के पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन्स, या कहे कि फोटो करंट के वैल्यू पर, वेरिएशन पर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फोटो करंट के वेरिएशन पर. तो अब हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करके पॉइंट को समराइज करते जाते हैं. सबसे पहला हम एक्सपेरिमेंट या स्टेप करते हैं. हम लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलाउ करते हैं कि कैथोड पर इंसिडेंट हो. असर क्या देखने को मिलता है, ऑब्जर्वेशन. व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंस ऑन द कैथोड, देन करंट इज ऑब्जर्व्ड इन द एमीटर. ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था. रिवाइज कर लो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होने पर फोटो करंट मिलती है. उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट हो तो फोटो करंट नहीं मिलती है. सेकंड ऑब्जर्वेशन, एनोड इज गिवन पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस पॉजिटिव पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द वैल्यू 0 वोल्ट. पहले हमने एनोड को 0 वोल्ट दिया और फिर धीरे धीरे उसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते हुए पोटेंशियल को इंक्रीज किया. देखते हैं ऑब्जर्वेशन. व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल of anode is increased from 0 volt, then photocurrent first increased and then becomes constant. तो अगर एनोड के पोटेंशियल को पहले आप 0 वोल्ट दो तब भी फोटो करंट मिलती है, और फिर अगर आप 0 वोल्ट से उसको पॉजिटिव वैल्यू देते हुए एनोड वोल्टेज को बढ़ाओ तो पहले तो करंट बढ़ती है और फिर सैचुरेट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है और बढ़ती नहीं है. थर्ड ऑब्जर्वेशन, एनोड इज गिवन नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एंड मेड मोर एंड मोर नेगेटिव ग्रेजुअली. तब ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, जब हम एनोड को 0 वोल्ट से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ ले जाते हैं तो शुरू में फोटो करंट नेगेटिव वोल्टेज के साथ डिक्रीज करती है और एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर, एनोड के पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर फोटो करंट 0 हो जाती है, क्योंकि इस वक्त जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला वो भी एनोड के रिपल्शन की वजह से एनोड पर पहुंचकर सर्किट को पूरा नहीं कर पा रहा है. तो हम क्या कहेंगे कि ये भी एक खास डेफिनेशन है और हम इसे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेप, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देन, और फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, देन व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, फोटो करंट इंक्रीजेस व्हाइल स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम. यहां पर जब इंटेंसिटी को हमने वेरी किया तो हमने फोटो करंट पर भी इफेक्ट देखा
और इंटेंसिटी को बढ़ाकर एक खास वैल्यू पर फिक्स करके एनोड के पोटेंशियल को वेरी किया, पहले 0 से पॉजिटिव फिर 0 से निगेटिव, और हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन फोटो करंट जरूर इंटेंसिटी के साथ वेरी करती है। नेक्स्ट स्टेप, ये लास्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल स्टेप है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को जब धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर एनोड के वोल्टेज को वेरी किया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव होने पर फोटो करंट 0 हो रही है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर निगेटिव व्हाइल फोटो करंट रिमेन्स सेम। मतलब आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, इंटेंसिटी को नहीं बदला, तो फ्रीक्वेंसी आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल लगाने पर एनोड पर फोटो करंट 0 होगी, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर एंड मोर निगेटिव होता जाएगा, लेकिन फोटो करंट पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का कोई असर नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने कौन से एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स किए। पहला, हमने फोटो करंट को ऑब्जर्व किया जब हमने फ्रीक्वेंसी को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया। क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो हमें फोटो करंट नहीं मिलती। सेकेंड स्टेप, हमने एनोड के वोल्टेज को 0 से पॉजिटिवली बढ़ाया, तो हमने देखा कि पहले फोटो करंट इंक्रीज करती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। तीसरा स्टेप, हमने एनोड को 0 वोल्ट से निगेटिव पोटेंशियल देना शुरू किया और हमने देखा कि जब निगेटिव पोटेंशियल को और निगेटिव करते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर निगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट 0 हो जाती है, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे जैसे हम एनोड के पोटेंशियल को निगेटिव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और फोटो करंट कम होती है और फाइनली स्टॉपिंग पोटेंशियल पर 0 हो जाती है। और स्टेप नंबर 4 कि हमने डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट को मेटल पर, कैथोड पर इंसिडेंट कराया और ये देखा कि अगर एक इंटेंसिटी की वैल्यू पर एनोड के पोटेंशियल बढ़ाने पर वेरिएशन ध्यान दिया कि पहले पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया एनोड का, देखा फोटो करंट कितनी है, फिर निगेटिव पोटेंशियल लगाया और देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, फिर इंटेंसिटी को बढ़ाकर डबल ट्रिपल कर दिया, फिर से एनोड के पोटेंशियल को 0 से पॉजिटिव वैल्यू दी, देखा फोटो करंट कितनी है, 0 से निगेटिव वैल्यू दी और देखा कि फोटो करंट कितनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है। तो हमने ये देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी के वेरिएशन का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन फोटो करंट इंटेंसिटी बढ़ाने पर बढ़ जाती है, जिस वैल्यू पर पहले सैचुरेट हो रही थी उससे ज्यादा वैल्यू पर सैचुरेट होती है। लास्ट ऑब्जर्वेशन कि जब हमने फ्रीक्वेंसी को लाइट की इंक्रीज किया और फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट कराई, एनोड के पोटेंशियल को 0 से पहले पॉजिटिव बढ़ाया, फोटो करंट को देखा, फिर एनोड के पोटेंशियल को 0 से निगेटिव बढ़ाया, ज्यादा निगेटिव करते गए, फोटो करंट पर असर देखा और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर असर देखा। तो हमने पाया कि जब फ्रीक्वेंसी आप एक पर्टिकुलर लगाएं और एनोड वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फोटो करंट जैसे पहले बढ़ती है और उसके बाद सैचुरेट हो जाती है, ऐसा रिजल्ट आता है। निगेटिव वैल्यू देंगे तो पहले घटती है एनोड के निगेटिव वोल्टेज पर और फिर 0 हो जाती है फोटो करंट। और जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल या ट्रिपल कर दें और फिर सेम प्रोसेस अपनाएं, एनोड के पोटेंशियल को 0 वोल्ट से बढ़ाए पॉजिटिवली, तो हम देखते हैं कि पहले बढ़ती है फोटो करंट जैसे पहले बढ़ रही थी, फोटो करंट कांस्टेंट हो जाती है जैसे पहले हो रही थी और उसी वैल्यू पर जाकर सैचुरेट होती है जिस पर पिछली बार हुई थी, यानी फोटो करंट की वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी के बदलाव का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब हम एनोड को निगेटिव वैल्यू देते हैं तो फोटो करंट घटती है जैसे पहले घट रही थी, पर अब की बार ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल लगाने पर फोटो करंट 0 होती है। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें लाइट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव हो जाता है, तब जाकर फोटो करंट 0 होती है। तो इन 5 एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स और उनके ऑब्जर्वेशन पर ये पूरा का पूरा टॉपिक, डेफिनेशंस और इसके ग्राफ्स रिलेटेड है। एक एक करके इनको हम लर्न करेंगे। ऐसा ऑब्जर्वेशन हमें क्यों मिला, जल्दी से एक बार पॉइंट वाइज लिख देते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ग्रुप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। ये आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन है और इस एक्सप्लेनेशन से क्योंकि हम ऑब्जर्वेशंस को ठीक से एक्सप्लेन कर पाए तो आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन फाइनली होल्ड किया और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ये फिनोमिना ये प्रूव करने में सक्सेसफुल रहा कि लाइट स्मॉल एनर्जी पैकेट्स क्वांटा के ग्रुप्स में, बंडल्स में चलती है। दैट इज लाइट हैज पार्टिकल नेचर व्हेन इट इज शोइंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट ट्रेवल्स इन द ग्रुप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। दैट मीन्स एक खास एनर्जी के पैकेट्स में लाइट चलती है एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन। ये जो क्वांटा है या फोटोन है ये पार्टिकल है, पर कैसा पार्टिकल, नॉर्मल मटेरियल पार्टिकल नहीं है। इसको खास नाम दिया कि ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है। एक्चुअली इस एक्सप्लेनेशन से एक पूरी नई फिजिक्स की ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स को ओपनिंग मिलती है। ईच पार्टिकल कैरीज पर्टिकुलर एनर्जी h nu where h is a constant, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक ने इस फोटोन पर
रिसर्च की थी और फोटोन के कॉन्सेप्ट को प्लैंक ने आगे रखा था। और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। व्हेन फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, वन फोटोन गिव्स इट्स होल एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन ओनली। अब इमेजिन करो कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स मेटल सरफेस पर गिर रहे हैं। एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसे अपनी सारी एनर्जी दे देता है। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करता है वो उस एनर्जी को मेटल से बाहर भागने में यूज करता है। तो जब फोटॉन ने अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को सौंप दी तो उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को मेटल से बाहर आने में इस्तेमाल किया। लेकिन दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स उस फोटॉन से टकराकर एनर्जी रिसीव कर सकते हैं, एक वो जो मेटल के सरफेस पे थे और एक वो जो मेटल की सरफेस से अंदर डेप्थ में थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी रिसीव की तो वो मेटल से बाहर आना चाहता है। इसके लिए उसको मेटल के अट्रैक्शन फोर्स को, जिसे हम पोटेंशियल वेल भी कहते हैं, खास नाम से बुलाते हैं, तो उसको, उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस रेजिस्टेंस को, उस बाधा को ओवरकम करके मेटल सरफेस से बाहर आना होगा। और इसके लिए उसे जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है मेटल से बाहर आने के लिए, उस एनर्जी को हमने नाम दिया वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसे देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू लीव मेटल सरफेस एंड कम आउट ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिसीव की तो वो मेटल से बाहर आया, लेकिन इसके लिए उसको कुछ कीमत देनी पड़ी, उसको एक एनर्जी का हिस्सा मेटल से बाहर आने के लिए खर्च करना पड़ा। तो अब इलेक्ट्रॉन ने उतने एनर्जी को खर्च करने के बाद बची हुई एनर्जी के साथ जब बाहर कदम रखा तो बची हुई एनर्जी उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी मिली। किसी मेटल से बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वो वर्क फंक्शन कहलाई। उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी ग्रीक अल्फाबेट फाई से। लेकिन क्योंकि फोटोन की एनर्जी H इंटू न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पाई गई, तो वो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस, फ्रीक्वेंसी किसकी है? फोटोन की। कौन इसके लिए जरूरतमंद है? इलेक्ट्रॉन जो मेटल से बाहर आना चाहता है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच इज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसे हम न्यू नॉट से दिखाते हैं। तो जो मेटल सरफेस के बहुत नजदीक था उस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से एनर्जी रिसीव की। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करके जब वो बाहर आया तो जो रिसीव्ड एनर्जी थी उसमें से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी घटा देने पर जो एनर्जी बची वो उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रह गई। ये काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से बाहर आ रहे हैं उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेप्थ से बाहर आएगा वो जो फोटोन से एनर्जी रिसीव करेगा तो उसे बाहर आने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो खर्च ही करनी है, क्योंकि वो मेटल की रिक्वायरमेंट है कि इतनी एनर्जी खर्च करके ही बाहर जा सकते हो तुम, इतना टैक्स चुकाने के बाद ही बाहर जा सकते हो तुम। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेगा तो वो और इलेक्ट्रॉन से और एटम से लैटिस से टकराएगा और जो एनर्जी उसको फोटोन ने दी थी उसमें से कुछ एनर्जी इस तरीके से खर्च हो जाएगी। तो जब वो बाहर आएगा तो उसके पास उस इलेक्ट्रॉन से जो सरफेस से बाहर आया था रिलेटिवली कम एनर्जी बचेगी, क्योंकि उसने वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी ही नहीं खर्च की बाहर आने के लिए, बल्कि कोलिजन्स में एनर्जी वेस्ट भी हुई। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा वो सरफेस इलेक्ट्रॉन से हमेशा कम होगी। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर आ रहे हैं, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एक रेंज में वेरी कर रही होगी। कुछ के पास बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी नहीं बची होगी, वो इस कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी खर्च करके खाली हाथ बाहर आए होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी एनर्जी बचाने पा गए होंगे और एक कमजोर काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएंगे। लेकिन सरफेस इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करके बची हुई सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपने साथ लाने में सक्सेसफुल होगा, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पजेस करने वाला इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी रिसीव करता है h न्यू, तो एक्चुअली वो उसे दो तरह से खर्च करता है। पहला, इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड देन लीव्स द मेटल सरफेस। और दूसरा कि बची हुई फोटोन की एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नॉट उसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। तो जो उसको एनर्जी मिली h न्यू, उसका एक हिस्सा वर्क फंक्शन के फॉर्म में खर्च हो गया और बचा हुआ हिस्सा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रह गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोन माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो वर्क फंक्शन। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नॉट असल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और इसलिए हम इस बात को यहाँ पर मेंशन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंटिंग ओवर द मेटल सरफेस इज इक्वल टू फोटोन्स एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी है।
तो ये आइंस्टीन की फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जिसको 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में अकेले इस इक्वेशन को ही पूछ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। और अब हम सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं और डेप्थ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, किस तरह से वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रख रहे हैं, इसको मेंशन करेंगे। मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/physics_प्रतिभा पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप इस नोट से PDF फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर और उनके रीजंस पर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, मेंशन करने के बाद हम आते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। अगर हम कहते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ी, इसका मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ मेटल सरफेस इंक्रीजेस, क्योंकि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, h न्यू। तो अगर एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब 1 सेकंड में यूनिट एरिया पे ज्यादा फोटॉन्स गिर रहे हैं। तो ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे मेटल के, तो ज्यादा मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी रिसीव होगी, तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज व्हाट, करंट। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो ऑब्वियसली एमिटर करंट की, फोटो करंट की ज्यादा वैल्यू दिखाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती है तो फोटो करंट इंक्रीज करती है। लेकिन क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं मेटल सरफेस पे पर यूनिट टाइम, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं। तो हमने कंक्लूड किया कि अगर हम ग्राफ खींचें, एक्स एक्सिस पर हम एनोड के पोटेंशियल को प्लॉट करें और वाई एक्सिस पर हम फोटो करंट को प्लॉट करें, तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर आप एनोड के वोल्टेज को 0 से बढ़ाते जाइए और आप देखेंगे कि करंट पहले एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं तो आप पाएंगे कि अभी भी उसी तरह से फोटो करंट बढ़ती है और कांस्टेंट होती है, लेकिन इस बार उसकी मैक्सिमम वैल्यू या सैचुरेशन वैल्यू बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट हुए जब इंटेंसिटी डबल हो गई, तो लगभग डबल फोटॉन इंसिडेंट हुए, तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, क्योंकि ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन्स से एनर्जी रिसीव की। लेकिन हर फोटोन के पास एनर्जी कितनी थी, h न्यू, वो तो बदली नहीं। तो हर फोटो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी रिसीव की वो h न्यू थी। तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नंबर में बाहर आएंगे क्योंकि ज्यादा फोटॉन टकराएंगे, लेकिन जब वो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो उनके पास जो एनर्जी होगी वो तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट ही होगी, क्योंकि h न्यू तो बदला ही नहीं, h न्यू तो सेम रहा, केवल ये h न्यू कैरी करने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए पर यूनिट टाइम गिरने पर। तो फोटो करंट पर तो असर पड़ा और फोटो करंट बढ़ गई, लेकिन जिस वैल्यू पर, जिस निगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट 0 हो रही थी, क्यों 0 हो रही थी? क्योंकि एनोड का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो स्टार्टिंग में जब हम इसको 0 वोल्ट का पोटेंशियल देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी ज्यादा थी वो यहाँ पहुंच पाते हैं और सर्किट को पूरा करके एमीटर में वैल्यू देते हैं। तो जब हमने 0 वोल्ट दिया तब भी करंट 0 नहीं थी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी थी कि वो यहाँ तक पहुंच सके और फोटो करंट दे सके। लेकिन जब इसको नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो यही एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगता है। तो जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रुक जाते हैं, लेकिन इस रिपल्शन को कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी एक्सपीरियंस करके उसको ओवरकम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी अभी ज़्यादा है, तो वो अभी भी इस एनोड तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जब हम इस एनोड को और निगेटिव वैल्यू देने लगते हैं पोटेंशियल की, तो ये ज़्यादा ताकत के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इस एनोड तक पहुंच रहे थे वो इसकी निगेटिव वैल्यू की एक खास वैल्यू पर यहाँ तक पहुंचना बंद कर देंगे और हम कहेंगे कि फोटो करंट तो 0 हो गई, और एनोड के उस निगेटिव पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब इंटेंसिटी को आप डबल करते हो तो करंट तो डबल हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी न्यू पर डिपेंड कर रही है h न्यू माइनस h न्यू नॉट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ना कि इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग ऑन द मेटल सरफेस पर। तो इस तरीके से ये बात समझ में आती है कि क्यों एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव वैल्यू दो तो करंट पहले बढ़ती है, और जब सारे के सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचने लगे एनोड की पॉजिटिव वैल्यू की खास वैल्यू पर, तो फोटो करंट कांस्टेंट हो गई। इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव हुए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड पहुंचे और एमीटर ने हमें बताया कि करंट, सैचुरेशन करंट बढ़ चुकी है। मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई असर नहीं होता, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है कि h न्यू माइनस h न्यू नॉट सेम है कि बदला। जब h न्यू नहीं बदला और h न्यू नॉट भी नहीं बदला, क्योंकि मेटल नहीं बदला, तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट भी नहीं बदलेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की नहीं बदलेगी, और इसलिए एक खास निगेटिव पोटेंशियल पर इस बार भी और इस बार भी मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन रुकते हैं और निगेटिव पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है फॉर I एज वेल एज 2I।
Now come to effect of frequency of light on photocurrent and stopping potential. When frequency of light increases, energy carried by each photon, which is h nu, increases. As a result, maximum energy value, which is h nu minus work function, it also increases. Now what is stopping potential? Stopping potential is that negative potential of anode which can repel the maximum kinetic energy electron also, and thus can make the photocurrent zero, because no electron is reaching now from cathode to anode and the circuit is broken. So if frequency of light increases, the maximum kinetic energy of electron increases, and therefore more negative potential is required at the anode, which can stop these high energy electrons to reach to anode. So what is the final conclusion? That if frequency of light increases, the stopping potential becomes more negative. Here I want to warn a student that don't use the language stopping potential increases, but write in a correct technical language that stopping potential becomes more negative. Now, when frequency increases, number of photons incidenting on the surface are same. The number of photons are not increasing. So the number of photoelectrons coming out from the metal are same. And that is why the number of photoelectrons reaching to anode at saturation value is same. That is, photocurrent is unchanged if we increase the frequency of light. So what is the final conclusion? That if frequency of light increases, the stopping potential becomes more negative, but the photocurrent remains unaffected. Now in the graph, this variation can be shown. On x-axis always we have to plot a stopping potential. In previous graph also we have seen this. On y-axis we always have to plot photocurrent. When frequency increases, observe carefully, the photocurrent is not changing. But for the higher frequency, the stopping potential is becoming more negative. So that way we will show the effect of frequency on the stopping potential and on the photocurrent. Now comes the most important graph of photoelectric effect and most important formula as well. The relation between maximum kinetic energy of photoelectron and frequency of light. See how we have to draw this variation? We have to plot frequency on x-axis and kinetic energy on y-axis. Maximum kinetic energy is equal to h nu minus work function, which is h nu naught. Now if you write the equation of a straight line which is not passing from origin, it is y is equal to m variable x plus c. Straight line is obtained when you draw the graph between y and x, where the line intersects at distance c from the origin, the y-axis. So now look at the equation here and compare it with the standard equation of a straight line which is not passing from the origin. Kinetic energy is in the place of variable y, h is in the place of slope m, and frequency is in the place of variable x, and work function is in the place of intercept c. So there will be a straight line between kinetic energy and frequency whose slope will give you value of Planck's constant, and intercept on y-axis will give you value of work function. Since work function is having minus sign here, so this intercept will be on the negative side of the y-axis. So look at the straight line. The point where line is intersecting the x-axis, that means you place y equal to 0. The y equal to 0, then h nu minus h nu naught is 0 and h nu naught is equal to h nu, and that will give you frequency is equal to nu naught, threshold frequency. So when mention that slope is equal to tan theta is equal to Planck's constant, this frequency is threshold frequency, and the point where line is intersecting the y-axis at negative side will give us work function h nu naught. So this is very important graph, and there is modification also in this equation. If you substitute the value of kinetic energy maximum in terms of charge into potential difference, because energy or work done by the electric field is equal to charge E into V is the stopping potential here, V naught. So kinetic energy can be written as EV naught. Substituting the value of kinetic energy in the Einstein's equation, EV naught is equal to h nu minus work function W. So divide this whole equation with charge E, then this will become h upon E and it will be work function upon electric field. Now if question is asking you, but this time on x-axis frequency, on y-axis stopping potential, and but slope of the graph m is not Planck's constant h directly. Slope of the graph between V naught versus frequency will give you h upon E, and intercept of the graph will give you not work function directly but work function upon E. So if numerical is given in the form of graph and you are asked to calculate the Planck's constant or work function, then this graph, the slope will give you h upon E
and you have to first find slope, and then you have to multiply slope with electric charge so that you can get H. If you are calculating work function, then first get the intercept from the graph and then multiply the intercept with charge E so that you can get work function. So this is graph between stopping potential and frequency. In the second part of this video, we will calculate and solve all the important possible numericals of photoelectric effect which can be asked in second semester exam.